हाय गाइस, वेलकम टू पेनिशा टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और गाइस, जैसे कि आप जानते हो, अब हमारा चैनल अनअकैडमी से भी जुड़ चुका है। अब आपको सारे लेक्चर्स यूट्यूब के साथ साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ही मिलेंगे, लेकिन अनअकैडमी पर लेक्चर्स पहले अपलोड होंगे और यूट्यूब में बाद में अपलोड होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, उसे इंस्टॉल करिए। वहाँ आपको एक्सप्लोर का ऑप्शन मिलेगा और एक्सप्लोर के ऑप्शन में जाकर आप पहुंच जाने टाइप करिए और वहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो या आप इस लिंक पर भी क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर लेक्चर्स देखने के आपको दो बेनिफिट होते हैं। एक तो वहाँ किसी भी तरह की कोई ऐड नहीं रहती है, दूसरा वहाँ आप किसी भी लेक्चर्स के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस लेक्चर को वॉच करना पड़ेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर और डेली 10 मिनट्स का जो गोल है वो आपको कंप्लीट करना होगा। इससे क्या होगा कि 10 कॉइन्स आपकी जो प्रोफाइल में आ जाएंगे और आप उन कॉइन्स को यूज करके किसी भी लेक्चर्स के नोट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। ओके, so let's start this lecture. Today I am going to start a new course which is basics of electrical machine. So guys, this course is very important for electrical student because electrical machine is the core subject of electrical. So guys, in this course first we will discuss what is electrical machine. After that we discuss electromagnetism, and in electromagnetism we discuss different laws of electromagnetism like Faraday's laws, Lenz laws and Lorentz force law. After that we discuss dot notation, we discuss magnetic circuits, we discuss magnetic materials, and in magnetic materials we discuss what are dimagnetic materials, what are paramagnetic materials, what are ferromagnetic materials, and what are ferrimagnetic materials. So guys, this is our course structure. So in this course we discuss only basics fundamental for understanding electrical machine. Okay, so let's start this lesson. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रिकल मशीन कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल मशीन्स कन्वर्ट्स द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, एंड देयर इज टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन एंड अनदर इज रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स। और अगर हम स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात करें तो उसमें आएगा ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। और अगर हम रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें तो उसमें आती हैं जनरेटर एंड मोटर्स। तो गाइस, अगर हम जनरेटर और मोटर्स की बेसिक फंक्शनैलिटी की बात करें तो जनरेटर और मोटर्स में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में ऐसा नहीं होता। ट्रांसफार्मर के केस में हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट। ओके, तो गाइस, चाहे आप एनर्जी को ट्रांसफर करो चाहे आप एनर्जी को कन्वर्ट करो, तो इनके बीच में जो सबसे कॉमन लिंक है वो ये है कि चाहे आप एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हो चाहे आप एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो, वो होगा किस में, वो हमेशा मैग्नेटिक डोमेन में होगा। ओके, तो जो कॉमन लिंक होगा सारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स में वो होगा मैग्नेटिक डोमेन। ओके, तो गाइस, मोटर के केस में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं और हमें मैकेनिकल आउटपुट मिलता है। ओके, लेकिन इसमें होगा क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किस में, मैग्नेटिक एनर्जी में, उसके बाद वो कन्वर्ट होगी किस में, आगे मैकेनिकल एनर्जी में। ओके, तो सबसे पहले जो एनर्जी का कन्वर्जन जो होगा वो किस में होगा, मैग्नेटिक एनर्जी में। ओके, और जनरेटर के केस में क्या होता है, हम मैकेनिकल इनपुट देते हैं और हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है। ओके, तो इसमें भी सबसे पहले मैकेनिकल जो इनपुट होगा वो कन्वर्ट होगा किस में, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ओके, और ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं और हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है, लेकिन इसमें भी सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट होगी किसमें, मैग्नेटिक एनर्जी में। ओके, तो गाइस, सारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स, चाहे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन हो चाहे वो रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन हो, उन सब में जो सबसे कॉमन लिंक है वो है ये मैग्नेटिक डोमेन। ओके, तो ये मैग्नेटिक डोमेन एक तरह का मीडियम का काम करता है एनर्जी ट्रांसफ़र करने में या एनर्जी को कन्वर्ट करने में। तो गाइस, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझना बहुत ही ज़रूरी है अगर हम इलेक्ट्रिकल मशीन को अच्छे से समझना चाहते हैं। इसलिए इस कोर्स में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और उसके डिफरेंट लॉज को डिस्कस करेंगे और ज़्यादा पार्ट किसका है, मैग्नेट का है। तो गाइस, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इलेक्ट्रिकल मशीन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज इंटर रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड।
तो गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों ही फील्ड के इंटर रिलेशन को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द इंटर रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो गाइस अब हम ये समझेंगे कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका जो ये इंटर रिलेशन है ये बेसिकली है क्या। ओके, तो गाइस अगर आप टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे दैट मीन्स dE/dt, तब उससे क्या इंड्यूस होगा, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड H इंड्यूस होगा। ओके, और अगर आपने टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ले लिया दैट मीन्स dH/dt, तब उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। इसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इंटर रिलेशन कहते हैं। ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, जैसे कि AC के केस में जो करंट है वो वेरी करता रहता है, दैट मीन्स वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डिपेंड करती है टाइम के ऊपर, दैट मीन्स dE/dt आर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उससे क्या डेवलप होगा, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या उससे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। ओके, और अगर आपने मैग्नेटिक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ले लिया तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। ओके, तो यही है इंटर रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैग्नेटिज्म में और मैग्नेटिज्म को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो गाइज ऐसे लॉज जो इलेक्ट्रिक डोमेन और मैग्नेटिक डोमेन को इंटरलेट करते हैं, उन लॉज को हम लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। सो नेक्स्ट इज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो गाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो सबसे पहला लॉ है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, नेक्स्ट इज लेंज लॉ एंड थर्ड वन इज लॉरेंट्ज फोर्स लॉ। So guys, first of all we discuss Faraday law, and guys Faraday law is very important law because all machines are working on the principle of Faraday law. Okay, so guys Faraday states that when a time varying magnetic field cuts a conductor then EMF is induced in that conductor. That means Faraday ने कहा था कि अगर कोई टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर को कट करेगा तो उस कंडक्टर में EMF इंड्यूस होगा। ओके, दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, टाइम वेरिंग होना चाहिए। टाइम वेरिंग से मतलब ये है कि जो फ्लक्स होना चाहिए वो टाइम का फंक्शन होना चाहिए। दैट मीन्स d∅/dt शुड बी नॉन जीरो। ओके, तो d∅/dt नॉन जीरो होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। दैट मीन्स उस कंडक्टर में जो EMF इंड्यूस होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। दैट मीन्स EMF इंड्यूस is equal to d∝/dt। ओके, तो गाइस हम फ्लक्स को phi से डिनोट करते हैं और फ्लक्स लिंकेजेस को लैम्डा से डिनोट करते हैं। ओके, तो गाइस फैराडे ने क्या कहा था कि अगर कोई टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर को कट करेगा तो उस कंडक्टर में EMF इंड्यूस होगा और उस EMF का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। ओके, तो गाइस अब हम समझते हैं कि इस फ्लक्स और फ्लक्स लिंकेजेस में क्या डिफरेंस होता है। सो गाइस फ्लक्स इज द amount of magnetic field around a magnet indicated by line of forces. That means किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं उनकी अमाउंट को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। दैट मीन्स इस डायग्राम में आप इस बार मैग्नेट को देख सकते हो कि इस बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं और साउथ पोल में एंटर कर रही हैं। तो गाइस इन्हीं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ओके, तो गाइस किसी भी मैग्नेट में जो फ्लक्स है वो नॉर्थ से निकलता है और कहां एंटर करता है, साउथ में एंटर करता है। एंड गाइस यूनिट ऑफ द फ्लक्स इज वेबर एंड वी डिनोट फ्लक्स बाय phi। ओके, नेक्स्ट इज फ्लक्स लिंकेजेस। सो गाइस फ्लक्स लिंकेजेस इज द एक्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द फ्लक्स विद कंडक्टर और कंडक्टर विद फ्लक्स। दैट मीन्स जो हमारा फ्लक्स है वो कितने नंबर ऑफ कंडक्टर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या कितने नंबर ऑफ कंडक्टर हमारे फ्लक्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके इंटरेक्शंस को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स लिंकेजेस कहते हैं। ओके, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कॉइल में हमने वोल्टेज अप्लाई किया है जिससे इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है और इस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है कि जो फ्लक्स है इस कोर में वो कुछ इस तरीके से पास हो रहा है। दैट मीन्स अगर आप राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे तो जो फ्लक्स की डायरेक्शन वो कहाँ आएगी, कुछ इस तरीके से आएगी। ओके, दैट मीन्स यहाँ इस कॉइल में जो फ्लक्स है वो जितने नंबर ऑफ कंडक्टर के साथ
लिंक कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, दैट इज फ्लक्स लिंकेजेस। तो गाइस सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर n है, तो यहाँ पे फ्लक्स लिंकेजेस कितना होगा, n मल्टीप्लाइड बाय 5। दैट मीन्स जो हमारा फ्लक्स है वो जितने नंबर ऑफ कंडक्टर से लिंक करता है उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स अगर हमारे नंबर ऑफ कंडक्टर n है और अगर उससे 5 फ्लक्स इंटरेक्ट कर रहा है तो फ्लक्स लिंकेजेस कितना होगा, n5। ओके, तो गाइस ये डिफरेंस होता है फ्लक्स और फ्लक्स लिंकेजेस में। तो गाइस फ्लक्स होता है जो भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती हैं उनके अमाउंट को हम फ्लक्स कहते हैं, और जो फ्लक्स लिंकेजेस होता है वो होता है कि जो हमारा फ्लक्स है वो कितने नंबर ऑफ कंडक्टर के साथ लिंक कर रहा है, दैट इज फ्लक्स लिंकेजेस। ओके, नेक्स्ट इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फैराडे लॉ। दैट मीन्स गाइस फैराडे के लॉ के लिए क्या क्या चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। बिना मैग्नेटिक फील्ड के फैराडे लॉ काम नहीं करेगा। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। सेकंड नंबर पे क्या होना चाहिए, सेट ऑफ कंडक्टर्स, और ये सेट ऑफ कंडक्टर्स कॉइल हो सकती हैं, स्ट्रेट वायर हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है फैराडे लॉ के लिए वो है रिलेटिव वेरिएशन। ओके, तो गाइस फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव वेरिएशन होना बहुत ही जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो। दैट मीन्स या तो फ्लक्स मूव करे या कंडक्टर मूव करे। ओके, अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेरिएशन नहीं होगा, कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी, तब हमारे कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ओके, दैट मीन्स देयर शुड बी रिलेटिव वेरिएशन बिटवीन फ्लक्स एंड कंडक्टर। ओके, तो गाइस जो ये रिलेटिव वेरिएशन होता है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है रिलेटिव टाइम वेरिएशन, एक होता है रिलेटिव स्पेस वेरिएशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव टाइम वेरिएशन को। तो गाइस रिलेटिव टाइम वेरिएशंस के लिए जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है दैट इज बी, वो क्या होना चाहिए, वो एक टाइम का फंक्शन होना चाहिए। दैट मीन्स जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। ओके, तो गाइस अगर हमारी फ्लक्स डेंसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी तो जो हमारा फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, टाइम वेरिंग होगा। ओके, दैट मीन्स इफ b इज ए फंक्शन ऑफ t and we know that phi is equal to b dot a, then phi is equal to b of t dot a. Okay, that means flux is also a function of time. Okay, तो गाइस अगर हमारी फ्लक्स डेंसिटी टाइम का फंक्शन होगी तो जो फ्लक्स होगा वो भी टाइम का फंक्शन होगा। ओके, तो गाइस टाइम वेरिंग फ्लक्स के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली कंडक्टर के अंदर एसी सप्लाई देते हैं। ओके, तो गाइस जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो टाइम वेरिंग होता है, और जैसे कि हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ओके, तो अगर करंट टाइम वेरिंग होगा तो जो फ्लक्स होगा वो भी टाइम वेरिंग होगा, और टाइम वेरिंग फ्लक्स के केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज डी फाई बाय डी टी। ओके, तो गाइस इस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कैसा होता है, दैट इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो गाइस स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की क्या कंडीशन है कि जो फ्लक्स है वो हमारा कैसा होना चाहिए, टाइम वेरिंग होना चाहिए, और जो कंडक्टर है वो स्टेशनरी होना चाहिए। दैट मीन्स सेकंड कंडीशन इज कंडक्टर मस्ट बी स्टेशनरी। ओके, तो गाइस स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के केस में जो हमारा फ्लक्स होता है वो टाइम वेरिंग होता है और जो कंडक्टर होता है वो स्टेशनरी होता है। ओके, और ऐसा हम ट्रांसफार्मर के केस में देखते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो एग्जांपल है वो है ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफार्मर केवल एसी के ऊपर ही काम करता है। तो अगर हम उसमें एसी अप्लाई करते हैं तो उससे जो हमें फ्लक्स मिलता है वो टाइम वेरिंग होता है, और टाइम वेरिंग फ्लक्स के केस में, और अगर टाइम वेरिंग फ्लक्स कंडक्टर के साथ लिंक करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इस तरह से जो हम ईएमएफ इंड्यूस करते हैं उसे हम स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो गाइस ट्रांसफार्मर के केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बस स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में आपको याद रखना है कि जो कंडक्टर होता है वो स्टेशनरी होता है। ओके, तो गाइस अगर कंडक्टर स्टेशनरी होगा तो जो फ्लक्स है उसको वेरी करना पड़ेगा। ओके, तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फैराडे की जो थर्ड कंडीशन क्या थी कि फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव वेरिएशंस होना चाहिए, या तो फ्लक्स वेरी करे या कंडक्टर वेरी करे। अगर दोनों के बीच में वेरिएशन नहीं होगा तो हम ईएमएफ इंड्यूस नहीं कर पाएंगे कंडक्टर के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट वी डिस्कस रिलेटिव स्पेस वेरिएशन। तो इस रिलेटिव स्पेस वेरिएशंस में क्या होगा कि पोजीशन ऑफ द कंडक्टर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इस रिलेटिव स्पेस वेरिएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके रिस्पेक्ट में जो हमारे कंडक्टर की पोजीशन है वो चेंज होनी चाहिए। तो ऐसे केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसका एग्जांपल है जनरेटर्स और मोटर्स। तो इस डीसी मशीन के केस में जो फ्लक्स होता है वो टाइम इनवेरिंग फ्लक्स होता है,
वो वेरी नहीं करता है टाइम के साथ साथ, लेकिन जो कंडक्टर्स हैं वो रोटेट करते हैं और वो फ्लक्स को कट करते हैं, इसीलिए उसमें EMF इंड्यूस होता है। दैट मीन्स डीसी मशीन के केस में जो फ्लक्स होता है वो तो इनवेरिंग होता है, लेकिन जो कंडक्टर की पोजीशंस होती है वो लगातार वेरी करती रहती है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए उस कंडक्टर्स में EMF इंड्यूस होता है। तो भाई इस तरह से अगर किसी कंडक्टर में EMF इंड्यूस होता है तो उसे हम कहते हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF। तो भाई डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF में बस आपको इतना याद रखना है कि डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF में कंडक्टर की पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, और स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF में कंडक्टर स्टेशनरी रहेंगे, वहां पे फ्लक्स टाइम के साथ साथ वेरी करेगा। दैट मीन स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF में कंडक्टर स्टेशनरी रहते हैं और डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF में कंडक्टर की पोजीशन लगातार वेरी करती रहती है। ओके, तो गाइस अगर आपसे कोई पूछे स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF और डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF में डिफरेंस, तो बस आपको इतना देखना है कि जहां पे कंडक्टर स्टेशनरी है वहां पे स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF होगा, जहां पे कंडक्टर्स मूविंग है वहां पे डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF होगा। ओके, और इसके एग्जांपल्स हैं जनरेटर एंड मोटर्स। So guys, I think this is all for this lecture. In next lecture, I will discuss magnetic forces and dynamically induced EMF. Okay, so if you have any query regarding this lecture, you can ask me in the comment section. And please share this lecture to your friends. Your sharing will help them a lot. And subscribe my YouTube channel and click on bell icon button, and also click on send me all notification for this channel. And guys, don't forget to follow me on Unacademy, and the link of my profile and this lecture is given in the description, where I upload video before YouTube. You can watch there also. Thank you for watching.